स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें अमाइनो एसिड किस तरह से किस जगह पे उनका लोकेशन होता है, कौन से पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो अमाइनो एसिड मिलके जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए थे उनका क्या अरेंजमेंट है, वो किस तरह से अरेंज है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो सारे ही स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो चार तरह के प्रोटीन जो है वो चार तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो है इनकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा है और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये ऐसा है, इनका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो ये कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये सबसे सिंपल है। ठीक है, ये सबसे सिंपल है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये तो रही कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे बात। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्डेड अमाइनो एसिड, मतलब जो है अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो जो ये अमाइनो एसिड की जो एक चेन है उसी को हम लोग प्राइमरी, उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आप एक क्या कीजिए, रस्सी ले लीजिए, धागा ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, और ये रस्सी जो लंबी रस्सी है वही क्या है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। उस रस्सी में आप जगह जगह पे गांठ बना देंगे तो वो गांठ जो है वो अमाइनो एसिड होगा, ये अमाइनो एसिड होगा, और ये लंबी रस्सी जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये एक लंबा सा चेन जो है वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरी अमाइनो एसिड, इस तरह से n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये जो पहला, ये A1 जो है वो पहला अमाइनो एसिड है, ये A2 जो है वो दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरी अमाइनो एसिड है, ये चौथी अमाइनो एसिड है, और इस तरह से ये n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अब आपको यहाँ एक ध्यान देने वाली बात होगी कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर 1 पे जो अमाइनो एसिड है, नंबर 2 पे जो अमाइनो एसिड है, नंबर 3 पे जो अमाइनो एसिड है, यही कौन से नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, यही प्रोटीन को स्पेसिफिक बनाने का काम करती है। अगर हम इस अमाइनो एसिड का जगह बदल दें, मतलब पहले अमाइनो एसिड की जगह अगर हम तीसरे अमाइनो एसिड को रख दें, या दूसरे की जगह पांचवें अमाइनो एसिड को रख दे, या इस तरह से अमाइनो एसिड के पोजीशन को चेंज कर दे, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनेगा, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन पहले वाले पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, या जो दूसरा जो अमाइनो एसिड था उसको अब ये पहला वाला अमाइनो एसिड बना दिए, ये तीसरा वाला जो अमाइनो एसिड था उसको दूसरा अमाइनो एसिड कह दिए, और ये जो आपका पहला अमाइनो एसिड था उसको तीसरे वाले, इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, अमाइनो एसिड के पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो इस तरह से अमाइनो एसिड के पोजीशन से चेंज करने से क्या हुआ, एक नया पॉलीपेप्टाइड चेन बना। अमाइनो एसिड तो वही है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड उनके पोजीशन के चेंज होने से एक नया पॉलीपेप्टाइड चेन का बन गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, जिसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो खास पोजीशन पे एक सीक्वेंस वाइज में बना है, तो यही सीक्वेंस और यही स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन को स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। मतलब कि वो वही प्रोटीन होगा, अगर इस तरह से अगर अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो एक खास तरह से बनेंगे, खास तरह के प्रोटीन बनेंगे। अगर उस अमाइनो एसिड के पोजीशन को, एक भी अमाइनो एसिड के पोजीशन को अगर चेंज कर दे तो दूसरा तरह का प्रोटीन बनाएगा, और यही सारी कहानी जो है वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ये आखिर ये जो कौन से नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये इसकी
इंफॉर्मेशन कहाँ है? तो आपने सुना होगा डीएनए का नाम, ये एक डीएनए है। इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये देखिए, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर इस मैसेंजर आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन बनता है। तो क्या है ना, ये इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन से नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड को रखना है, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। मतलब पहला अमाइनो एसिड के बाद जो दूसरा कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, ये इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। तो इस तरह से एक अमाइनो एसिड के बाद दूसरा कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, और इस तरह से एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी। उसी सीक्वेंस को हम लोग प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। तो ये तो थी आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें क्या, इसकी क्या खास बात थी। तो आप देखिए कि जो आपका जो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना प्राइमरी एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो एक लंबी चेन बनेगी, तो इस चेन का एक राइट टर्मिनल होगा और एक क्या होगा? लेफ्ट टर्मिनल होगा। ये आपका क्या है? लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये क्या है? राइट साइड है, ठीक है। तो आपके बुक में लिखा गया है कि जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग एंड टर्मिनल कहते हैं, एंड टर्मिनल कहते हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन का। और जो आपका राइट साइड है, मतलब सबसे लास्ट अमाइनो एसिड जो है राइट साइड में, उसको हम लोग सी टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। जो एंड टर्मिनल पे जो पहला अमाइनो एसिड होगा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन का पहला अमाइनो एसिड कहलाएगा। और जो सी टर्मिनल जो है वो लास्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये था सारी कहानी आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम लोग फिर बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या। तो बच्चों हम लोग अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा था कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड जो है वो लंबे सीक्वेंस चेन में एक बनाता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। वही प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर था। तो जो अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो अमाइनो एसिड से बना हुआ था, तो ये अमाइनो एसिड का स्पेस में क्या अरेंजमेंट है, मतलब कि अगर इस अमाइनो एसिड उस चेन को इस स्पेस में लाके देखे तो उनका क्या अरेंजमेंट है, वो अमाइनो एसिड का क्या अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग उस प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था कि एक अमाइनो एसिड था, ये दूसरा अमाइनो एसिड था, ये तीसरा अमाइनो एसिड था, ये चौथा अमाइनो एसिड था, ये पांचवा अमाइनो एसिड था। इस तरह से ये n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड था। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो कुछ कुछ इंटरवल पे, कुछ कुछ अमाइनो एसिड के इंटरवल पे क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड, मान लेते हैं ये तीसरा अमाइनो एसिड जो है वो पांचवें अमाइनो एसिड या पांच, मतलब कोई भी कुछ इंटरवल पे किसी दूसरे अमाइनो एसिड से यहाँ क्या होगा, इसका कुछ रेसिड्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं यहाँ पे NH ग्रुप था, यहाँ पे CO ग्रुप था, तो इस तरह से कुछ रेसिड्यूल ग्रुप था। तो क्या होगा, ये तीसरा अमाइनो एसिड जो है ये पांचवें से जुड़ गया एक बॉन्ड से। वो क्या, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, तो वो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर हो सकता है कि ये जो छठा अमाइनो एसिड था वो 9 नंबर के अमाइनो एसिड से जुड़ गया। इस तरह से क्या होगा, मान लेते हैं सपोज कि जो आठवां अमाइनो एसिड था वो 12वें अमाइनो एसिड से जुड़ गया। इस तरह से क्या होता है, जुड़ने से क्या होता है, कुछ कुछ इंटरवल पे अमाइनो एसिड जो है वो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि अमाइनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉइलिंग हो जाती है, कॉइलिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड कुछ इंटरवल पे अपने दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ जाते हैं, और इसी के यही जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं या बीटा प्लेटेड शीट हो सकते हैं।
तो अब हेलिक्स क्या होता है बच्चों? अब देखिए जैसे कि हम आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं कि ये स्पाइरल है जो आपके कॉपी में लगा रहता है, स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में, ये एक वही स्पाइरल है। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे घुमा घुमा है। आप अपने घरों में घुमावदार सीढ़ी भी देखे होइएगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर, इसी घुमावदार स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। तो ये आइदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आइदर अल्फा हेलिक्स हो सकता है या बीटा प्लेटेड शीट हो सकता है। तो अब हेलिक्स भी जो है वो दो तरह के होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो आप राइट हैंडेड हेलिक्स को देखिए, ये हेलिक्स मान लेते हैं, ये स्पाइरल है, इसका एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अलोंग ये बना है, मतलब ये एक एक्सिस है, इसके अलोंग जो है वो घूम रही है। ठीक है, तो अगर ये राइट से होके घूम रही है, ये ऐसे राइट से होके घूम रही है, तो उसको हम लोग राइट हेलिक्स कहते हैं। अगर ये लेफ्ट से होके घूमती, ये लेफ्ट है मेरा, अगर ये ऐसे घूमती तो हम लोग इसको लेफ्ट हेलिक्स कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो है वो राइट हेलिक्स पाया जाता है। ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जो अल्फा हेलिक्स है, ये अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है, चौथा अमाइनो एसिड है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, फिर ये आठवां अमाइनो एसिड हो गया, ये नौवां है। इस तरह से इसमें ढेर सारे अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये ढेर सारे अमाइनो एसिड है इसमें। तो अब क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड इससे जुड़ गया, फिर दूसरा अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ गया, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, मतलब कि इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक एक इंटरवल पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 छठे, मतलब पहला अमाइनो एसिड छठे अमाइनो एसिड से जुड़ गया। तो इस तरह के जुड़ने से क्या होता है कि क्वाइलिंग हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का क्वाइलिंग हो जाता है। यहाँ जैसे कि मैंने लिखा भी है, पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोज क्वाइलिंग। यही क्वाइलिंग की वजह से क्या होता है? अल्फा हेलिक्स बनता है। तो अब ये जो है एक अमाइनो एसिड जो है इस चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है, वो एक अमाइनो एसिड अपने दूर के अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको मैं बस यहाँ नाम बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अल्फा हेलिक्स में जो हेलिक्स बनता है, उस हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए, वो स्टेबल रह सके, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये तो रही बात अल्फा हेलिक्स के बारे में। अब देखिए अल्फा हेलिक्स कहाँ पाया जाता है? तो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केराटिन कहते हैं। अब ये केराटिन कहाँ पाया जाता है? आपके नाखून में ये प्रोटीन पाया जाता है, आपके हेयर में ये केराटिन पाया जाता है। तो उस केराटिन में जो है ये अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बीटा शीट के बारे में क्या होता है, ये बीटा शीट कैसे होता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोज फोल्डिंग, मतलब जो चेन था, ये चेन था, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है? फोल्डिंग होता है। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, फिर इसका क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग हुआ, इस तरह से ये फोल्ड हो गया। अब ये जो फोल्डिंग हुआ, ये फोल्डेड चेन जो है वो एक दूसरे से क्या होता है कि बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे से क्या होता है? बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड भी जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग हुआ, और इस फोल्डिंग होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ताकि वो स्टेबल रह सके, और ऐसे स्ट्रक्चर को बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। अब ये बीटा प्लेटेड शीट कहाँ पाया जाता है? तो आपने सिल्क का नाम जरूर सुना होगा। सिल्क एक प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन में ये बीटा प्लेटेड शीट होता है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर ली। तो देखिए बच्चों, होता क्या है ना कि ये जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, आपका जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो नॉन फंक्शनल था। मतलब अगर प्रोटीन को सिर्फ
प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रख दिया जाए तो प्रोटीन का जो काम है, जो प्रोटीन को वर्क करना चाहिए था, वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन के वर्क करने के लिए, प्रोटीन के फंक्शनल होने के लिए प्रोटीन को ये टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्वायर करना होगा। तो अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर था जो कि आपका हेलिक्स था, ठीक है, और जो आपका, अब ये एक हेलिक्स हुआ, फिर दूसरा हेलिक्स, ठीक है, ये हेलिक्स और ये दूसरा हेलिक्स, ये दो हेलिक्स जुड़ गए, ठीक है। अब ये दो हेलिक्स बहुत सारे बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, वंडरवॉल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, या और भी बहुत सारे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके मदद से ये जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि हेलिक्स, ढेर सारे हेलिक्स जो मिलके वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, या बीटा प्लेटेड शीट जो ही है वो मिलके आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस तरह से ये जो इनके सेकंड जो ये हेलिक्स है, इनके मिलने से जो बना उसको हम लोग क्या कहें? टर्शियरी स्ट्रक्चर कहें। अब देखिए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होने से क्या हुआ? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है कि जो प्रोटीन जो है वो फंक्शनल हो जाता है। प्रोटीन जो है वो एक 3 डायमेंशनल शेप एक्वायर्ड करता है। तो 3 डायमेंशनल शेप एक्वायर्ड करने से क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो फंक्शनल हो जाता है। तो ये जो प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल शेप जो एक्वायर्ड किया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन कन्फॉर्मेशन अटेंड कर लिया। मतलब क्या कहते हैं हम लोग इसको? कन्फॉर्मेशनल कहते हैं, कन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ये कन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये कन्फर्मेशन अटेंड करने से क्या हो गया कि अब जो पहले प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लेवल पे जो आपका प्रोटीन नॉन फंक्शनल था, अब वो फंक्शनल हो गया है, ठीक है। तो ये थी टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। आपका ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब ढेर सारा, ये ढेर सारा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर था, ये ढेर सारा टर्शियरी स्ट्रक्चर था, अब ये जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे इस तरह से, तो ये जो है मिलके, आप यहां देख रहे हैं कि ये एक पहला हो गया, ये एक पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। इस तरह से 4 सब यूनिट मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया, और यही प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाया। और इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का फंक्शनल फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है? तो आप हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन सबने नाम सुना होगा कि हमारे ब्लड में, हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट होता है और 2 बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है। 2 अल्फा सब यूनिट होता है, 2 बीटा सब यूनिट, मतलब हीमोग्लोबिन जो है इस तरह के 4 सब यूनिट के मिलने से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो बनता है वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट था, 2 बीटा सब यूनिट था, और ये चारों सब यूनिट 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट मिलके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका प्रोटीन जो है वो 4 प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी सबसे सिंपल फॉर्म है, क्वाटरनरी जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो हम लोग बारी बारी से प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। ये देखिए, ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलके आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, और यही प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उसमें कॉइलिंग हो गया है, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो गई। कॉइलिंग होने से आपका अल्फा हेलिक्स बना, और फोल्डिंग होने से आपका बीटा प्लेटेड शीट बना। अब आप देखेंगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जब देखिए कि इस तरह से ढेर सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट एक दूसरे से मिलके टर्शियरी स्ट्रक्चर बना दिया, और इस तरह से ढेर सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके एक बड़ा सा सब यूनिट बनाया जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और यही प्रोटीन को फंक्शन करने का काम करता है। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में, मतलब प्रोटीन के क्या टाइप्स हैं।
तो प्रोटीन दो तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बना होता है, उसमें कोई और दूसरा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ओनली अमीनो एसिड इज प्रेजेंट, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल है जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन, आप बहुत सारे हैं जो कि सिंपल प्रोटीन में है। अब दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसको कहते हैं? तो एमाइनो वो प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड के अलावा कोई दूसरा केमिकल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। मतलब अमाइनो एसिड प्लस अदर केमिकल ग्रुप हो तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तो अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड के अलावा जो दूसरा केमिकल ग्रुप होता है उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर फॉस्फेट है तो उसको फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। उसको अगर इसमें क्या है तो फॉस्फेट है, फॉस्फो, अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर फॉस्फेट है तो हम लोग उसको फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। अगर ये लिपिड है, फॉस्फो प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर लिपिड है, मतलब एक्स्ट्रा केमिकल ग्रुप जो है अगर वो लिपिड है तो उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है प्रोस्थेटिक ग्रुप तो उसको हम लोग फिर ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड है, अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप के ग्रुप में आता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ प्रोटीन था, सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो अब हमने प्रोटीन के बारे में पढ़े, लेकिन हमें ये भी तो जानना होगा ना कि प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। तो देखिए प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में काम कर सकता है। जैसे कि मसल है तो प्रोटीन है, बोन है तो बोन में भी आपको कुछ प्रोटीन वाले पार्ट है, हेयर है इसमें भी प्रोटीन है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में भी होता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अगर बात करें तो कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, ये सब आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म आते हैं। फिर होता है एंजाइम, हमारे बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन से ही मिलके एंजाइम बनता है, ठीक है। फिर रिसेप्टर, हमारे बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं और फिर उसके बाद वो फंक्शन करता है। तो प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर के रूप में भी फंक्शन कर सकता है। प्रोटीन जो है वो कैरियर के रूप में भी काम कर सकता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स को या कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम भी प्रोटीन कर सकता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। वो क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है। इस तरह से वो कैरियर के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन जो है वो हार्मोन के फॉर्म में भी काम करता है। बहुत सारे प्रोटीन है जो कि हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? वो प्रोटीन ही है जो कि हार्मोन की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या क्या काम है। अब एक बात आती है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको पहले बताया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटीन जो है वो काम करने के लिए अपना 3D स्ट्रक्चर अटेन करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे? कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम कुछ उस प्रोटीन को किसी ऐसे कंडीशन में डाल दें, जैसे कि अगर प्रोटीन को हम हीट कर दें, प्रोटीन को हम लोग एसिड बेस में डाल दें, या प्रोटीन में हम लोग कोई मेटल को डाल दें, तो उससे क्या होगा कि वो इसके साथ प्रोटीन के से रिएक्ट करेगा, और इसके रिएक्ट करने से क्या होगा कि जो प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था वो लॉस हो गया। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का लॉस होना ही जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो डीनेचुरेशन हो गया। प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने से क्या होगा? तो 3D स्ट्रक्चर लॉस हो गया। 3D स्ट्रक्चर लॉस हो गया, इसका मतलब जो प्रोटीन का जो फंक्शन था अब वो फंक्शन नहीं रहा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर जिस कंडीशन में प्रोटीन को डालने से ये डीनेचुरेशन हो रहा है, अगर उस सारे कंडीशन को हटा दिया जाए तो फिर प्रोटीन जो है वो अपना 3D स्ट्रक्चर अटेन करके फिर अपना फंक्शन अटेन कर लेता है।
तो इस तरह से ये सारी कहानी थी प्रोटीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।